हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सबका स्वागत है ट्रेंड बुल की एक नई एपिसोड में। इस चैनल पे हम आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे एबिटा एंड एबिट, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है और इसका यूजेस कहाँ पर होता है। ठीक है। और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एबिटा और एबिट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहले चलते हैं, हमारा एबिटा क्या है हम समझते हैं। तो चलते हैं, हमारा पहला है व्हाट इज एबिटा। तो EBITDA स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ। EBITDA जो है, जो कैलकुलेशन किया किया जाता है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब रहा जब हम EBITDA को कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो हमारा जो रहेगा रेवेन्यू, रेवेन्यू में इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन ये सब ऐड होके रहेगा। ओके, it is a financial metrics commodity used to assess a company operating performance and profitability while excluding certain non-operating expenses and accounting factors. EBITDA provide a clearer view of a company core operating performance by focusing on its ability to generate profit from its core business activities। तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एबिटा जानने से हमें कोर ऑपरेशन, जो कंपनी के अंदर में क्या चल रहा है उसका डेप्रिसिएशन, जो हमारा हुआ इक्विटी क्या है और उसमें जो एसेट्स पड़े हैं उसका वैल्यूएशन, इसके बारे में पता चलेगा। तो पहले हम जानते हैं एबिटा। एबिटा मतलब एबिटा पे ई फॉर अर्निंग, बी पे आता है बिफोर, आई पे आता है इंटरेस्ट, टी पे आता है टैक्सेस, डी पे आता है डेप्रिसिएशन एंड ए पे आता है आपका अमोर्टाइजेशन। तो पहले पहले हम अर्निंग क्या है जान लेते हैं। अर्निंग का मतलब क्या है यहाँ पर। दिस refers to the company's net income or profit, which is the amount left over after deducing all expenses, including operating expenses, interest, tax, depreciation and amortization। अर्निंग जो हमारा प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट, ओके, वो अर्निंग है। तो जो हमारा रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू ग्रॉस मार्जिन जिसको हम ग्रॉस रेवेन्यू भी कहते हैं, तो उसका उसमें से एक्सपेंसेस जो हमारा कंपनी के ऑपरेशन में, जैसे हम प्रोडक्ट बनाने में, तो और जो हमारा जो मशीनरी का खर्चा है, ये सब आपका इन माइनस होने के बाद नेट प्रॉफिट निकलता है। आपका उसके बाद इंटरेस्ट, जो प्रोडक्ट हमने बेचा है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इस तरीके से वहाँ से इंटरेस्ट भी माइनस होगा। तो टैक्स, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टैक्सेस क्या है, प्रोडक्ट सेल किए तो वहाँ से हम माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट से वो माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या है, आप एक सपोज कीजिए आप बैंक से लोन लिए हैं, लोन का इंटरेस्ट रहेगा, या आप कोई मतलब इक्विटी गिरवी रख के आप लाए हैं, उसका भी इंटरेस्ट रहेगा। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा मशीनरी है जिसमें यूजेस होता है, ओके, ये मशीनरी रहा, वो साल भर में उसका कीमत घटता जाता है। ओके, धीरे धीरे उसका ईयर वाइज वो जो जितना पुराना होगा उसका वैल्यू उतना गिरता जाएगा, वो होता है डेप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद बिफोर एबिटा एक्सक्लूडिंग सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच आर कॉमनली एडेड बैक टू द नेट इनकम। उसके बाद टैक्सेस, टैक्सेस इनकम टैक्स आर ऑल्सो एडेड बैक टू द नेट इनकम। ओके, इनकम टैक्स आर ऑल्सो एडेड बैक टू द नेट इनकम। जो इनकम टैक्स है उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, जो हमारा एबिटा है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। द टैक्सेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय various factors including tax law and financial strategy and can vary wildly from company to company। company to company जैसे कि हम
सोच लेते हैं कि एक जो हमारा बैटरी बनाने वाली कंपनी उसमें 28% का टैक्स लगता है, जो हमारा रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील वगैरह हो गया उसमें 18% का टैक्स लगता है। तो उसी तरीके से उसका टैक्स डिवाइड होता है। ओके, वो भी जो EBITDA है उसमें वो जो टैक्स भी एडेड होकर रहेगा। डेप्रिसिएशन इज द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द कॉस्ट ऑफ टेंजेबल एसेट। टेंजेबल एसेट क्या होता है? इसका मतलब टेंजेबल एसेट का मतलब क्या होता है? जो मशीनरी हमारे प्रोडक्ट बनाने में जो मशीनरी का यूज होता है। ओके, सपोज कीजिए कि हम कपड़े बनाते हैं, कपड़े के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए जो कपड़े को बनाती है। शर्ट, कपड़े से एक शर्ट बनाते हैं जिसमें आपका जो मशीन रहेगा, जो सिलाई का मशीन रहेगा, कटिंग का मशीन रहेगा, ये सब मशीनरी पे आता है। जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट उसमें यूज होता है। जो बिल्डिंग बिल्डिंग जो हमारे जिसमें हमारा कंपनी का मशीनरी रखा है वो भी एक डेप्रिसिएशन में ऐड होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ये बिल्डिंग बिल्डिंग जितना पुराना होता जाएगा ना उसका वैल्यू इतना कम होता जाएगा। अगर एक नई कंपनी है 1 साल का, ओके, उसका बिल्डिंग भी एक साल का होगा। उसका तब का वैल्यू जो होगा उसके 10 साल के बाद वही वैल्यू थोड़ी ना रहेगा, वो वैल्यू घट जाएगा ना। तो इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जो कि टेंजेबल एसेट होता है। ओके, ओवर देयर यूजफुल लाइफ सिंस इट नॉन कैश एक्सपेंसेस इट्स एडेड बैक टू द नेक्स्ट नेट इनकम टू रिफ्लेक्ट द कंपनीज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस विदाउट कंसिडरिंग द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ओके, वो जितना पुराना होता जाएगा उसका वैल्यू उतना घटता जाएगा और वो नेट इनकम को बढ़ाता जाएगा। ओके, सपोज कीजिए आपका बिल्डिंग है 10,000 का। ओके, 10,000 का आपका बिल्डिंग रहा और आपका इनकम हो रहा है कितना? 1 लाख पर ईयर का इनकम है। सोच लीजिए एक, तो ये क्या हुआ? 1,10,000 का हो गया आपका बिल्डिंग का और इसका रेट, रेट जो है वो ऐड हो गया। 1 साल के बाद इसका वैल्यू 1,000 रुपया घट जाएगा। ओके, तो कितना हुआ? 9,000। आपका प्रॉफिट वहीं रहा, तो वो कितना रहा? 1,09,000। 9,000 में डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, 1,09,000। यहाँ आपको घटने बढ़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसके बाद आता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इज सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट अप्लाइड इन इनटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट कॉपीराइट्स जिसका वैल्यू कम नहीं होता है। ओके, समय के साथ जिसका वैल्यू गिरता नहीं है। ओके, जैसे कि आप एक कोई मशीनरी बनाते हो, मशीन बनाते हो, या ऐसा सोच लीजिए कि आपका है कि कोई यूनिक प्रोडक्ट है जो कि अभी तक बना नहीं है। ओके, आप उसका इन्वेंटर हो, तो इसको आप पेटेंट करना पड़ेगा। अगर पेटेंट कर देंगे तो इसका जो वैल्यू रहा वो वहीं रहा, इनटेंजिबल, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, लाइक पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, like depreciation in non-cash expenses and it's added back to the net income for the same reason। वो EBITDA में ही ऐड हो जाता है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं EBITDA का फॉर्मूला क्या हुआ, एक देखते हैं। ऑपरेशन रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। EBITDA को निकालने के लिए हमको ऑपरेटिंग रेवेन्यू पहले जानना पड़ेगा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है, ये देखिए, वेयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू गारंटेड फ्रॉम द कंपनी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिसको हम ऑपरेट नहीं करते हैं। ओके, तो यह रहा हमारा ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस आर कॉस्ट incurred टू रन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। डेली का, जैसे कि आपका हो गया जो सैलरी हो गया एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद आपका हो गया जो फ्यूल का आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ जाता है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। डिप्रिसिएशन रहता है आपका जो मशीनरी, जो एसेट्स है। ओके, डिप्रिसिएशन का मतलब depreciation is the allocation of the cost of tangible asset like equipment और building other properties, okay, over their useful life, जो उसका लाइफ है जितना
एक बिल्डिंग सपोज एक बिल्डिंग का जो लाइफ साइकिल रहा 10 साल रहा। ओके, 10 साल में उसका जब नया तैयार होगा बिल्डिंग तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। जब जब उसका मतलब उसका जो पुराना बिल्डिंग पुराना होता जाएगा तो उसको वो आपका उसका वैल्यू कम होता जाएगा, उसको होता है डेप्रिसिएशन। amortization इज द allocation ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट और कॉपीराइट। इसमें ज़्यादातर पेटेंट आता है, जैसे कि इंजन वगैरह हो गया, कोई गाड़ी का इंजन बनाया तो उसका पेटेंट वो कर लेते हैं ताकि वो जो रहा उसका एक्सक्लूसिवनेस वो कहीं चोरी ना हो जाए दूसरी कंपनी के द्वारा। तो एबिटा जब हम निकालेंगे तो उसमें हमें पहले पता होना चाहिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना खर्चा हुआ, डेप्रिसिएशन वो जो हमारा इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसका वैल्यू कितना है, और अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ज़्यादातर केसेस में जीरो होता है, कुछ कुछ कंपनी में होता है, नहीं होता है। ओके, और जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ज़्यादातर हम जो मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर होते हैं वहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादातर यूज होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादातर असेट्स होते हैं। अगर आईटी कंपनी हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा इंटेंजिबल असेट नहीं है। ओके, उनका मेन रहा वर्कफोर्स। ओके, और होगा तो बहुत कम होगा, तो ये आईटी सेक्टर में ज़्यादा यूज नहीं होता है। ओके, आईटी सेक्टर में एबिटा हम नहीं यूज़ करते हैं, हम एबिट ज़्यादातर यूज़ करते हैं आईटी सेक्टर को देखने के लिए। इसको आप ध्यान में रखिए, नोट भी कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कैसे। एक कंपनी मना XYZ कंपनी, सपोज उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 20 करोड़। ओके, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा आता है उसको, वो प्रोडक्ट जो बनाता है उसको बनाने में आपका आता है 5 करोड़ का, उसका जो सैलरी इक्विपमेंट वगैरह में उसका खर्चा हो जाता है। और आपका डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन उसका जो मशीनरी वगैरह और सैलरी वगैरह एम्प्लॉयज़ को देता है तो उसमें आप उसका 30 लाख का 3 करोड़ का खर्चा हो जाता है। अमोर्टाइजेशन, ओके, ये अमोर्टाइजेशन हो गया। अमोर्टाइजेशन आपका हो गया, तो हम इसको देखते हैं कितना कैसे निकालते हैं। ऑपरेशन रेवेन्यू उसमें से माइनस होगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 20 करोड़ में से 5 करोड़ माइनस हो गया, रहा कितना 15 करोड़, 15 शेयर का रहा। ओके, और डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इन दोनों में दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, 3 करोड़ ऐड हो गया, सॉरी, हाँ 3 करोड़ ऐड हो गया डिप्रिसिएशन, 3 करोड़ ऐड हो गया तो कितना हुआ 18 करोड़ का। और अमोर्टाइजेशन अमोर्टाइजेशन 30 लाख का। ओके, अमोर्टाइजेशन जो रहा 30 लाख का, उसके पास पेटेंट है तो वो हो जाएगा कितना 18 लाख, सॉरी 18 करोड़ 30 लाख का उसका एबिटा हो जाएगा। ओके, आई होप समझ गए होंगे कैसे एबिटा निकलता है। एबिटा से हम कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद जाते हैं एबिट के बारे में। एबिट क्या होता है, व्हाट इज एबिट? एबिट होता है, एबिट स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो एबिटा का छोटा भाई है, ऐसा समझ लो। ये ज़्यादातर यूज होता है हमारे आईटी सेक्टर में, जहाँ पर एसेट का जो मशीनरी वगैरह का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। इनटेंजिबल एसेट का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, सॉरी टेंजिबल एसेट का। एबिट एबिट स्टैंड फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे कि हमारा ग्रॉस रेवेन्यू। ओके, इट इज ए फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट a company's operating performance by excluding interest expenses and income taxes expense for from its earning. EBIT is often used as an indicator of a company's profitability before considering the effect of finance and taxation. Okay. इसको आई होप समझ गए होंगे, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है मगजमारी करने का। और तो इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। एबिट का फॉर्मूला रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद रख लीजिए। रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, रेवेन्यू में हमारा जो है COG मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से। ओके, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, जिसको भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम कह सकते हैं।
और अगर उससे हमें एबिटडा निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे कौन सा ना, डेप्रिसिएशन, ओके, और अमोर्टाइजेशन, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे एबिटडा निकालने के लिए। एबिट निकालने के लिए हमें सिर्फ चाहिए रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। सॉरी, एबीसी इंप्लॉय जनरेट 1 करोड़ शेयर का प्रॉफिट, ओके, 1 शेयर का रेवेन्यू जनरेट किया एंड इसके और इसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहा 60 लाख का, सॉरी 6 लाख का। 10 लाख का उसका रेवेन्यू था, उसमें से 6 लाख उसका रहा जो कॉस्ट ऑफ, जो हमारा रहा कॉस्ट ऑफ जो रॉ मटेरियल खरीदने का, और सैलरी, और जो मशीनरी टूट गया या कुछ हुआ उसको जो रिपेयरिंग वगैरह का खर्चा। तो एबिट क्या है, जो 10 लाख रहा हमारा, ये रहा 10 लाख का जो रेवेन्यू था, और उसमें से माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, ओके, जो बनाने के लिए हम हमारा खर्चा होता है। तो रहा 4 लाख का प्रॉफिट रहा, एबिट रहा। इसमें से अगर आप टैक्स वगैरह को माइनस कर दोगे और सैलरी ये वगैरह सबको आप जब माइनस कर दोगे ना तो नेट इनकम निकल आएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब चीज़ें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फ्यूचर में इसी फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।